दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी शख्स की कहानी जो खामोशी में भी डर पैदा कर देता था और जो पुलिस की फाइलों में भी ऐसी खौफ पैदा कर देता था कि अच्छे-अच्छे अपराधी और अच्छे-अच्छे गैंगस्टर भी उसके नाम से डरते थे। एक ऐसा अपराधी, एक ऐसा खूंखार गैंगस्टर जो अपने शिकार पर कभी रहम नहीं करता था। एक सुनसान गली, पीली स्ट्रीट्स लाइट के नीचे खून से लथपथ जमीन और हवा में तैरता सिर्फ एक ही नाम। मैं आज उसी शख्स की आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी उस शख्स की जिसने नाम से दरवाजे बंद हो जाते थे, जिसके आने से पहले ही लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। कहते हैं कुछ लोग पैदा नहीं होते, उन्हें हालात क्रिएट करते हैं और यही नाम उनमें से एक था। एक ऐसा नाम जो अंधेरे में पनपा, गलियों में बड़ा हुआ और धीरे-धीरे कानून की किताबों से बाहर निकलकर लोगों के दिलों में डर बनकर पैदा हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक ठंडा सन्नाटा था। जैसे वो पहले से तय कर चुका था, उसका अगला शिकार कौन है। पुलिस स्टेशन में रखी एक मोटी फाइल और उस फाइल के ऊपर लिखा हुआ एक ही नाम था, इसी गैंगस्टर का था। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिलीप बुआ की। ये कोई फिल्मी किरदार नहीं था दोस्तों, ये पुलिस रिकॉर्ड में और पुरानी जो पुलिस केस डायरीज है, ये बताते हैं कि दिलीप बुआ ऐसा नाम था जो कई थानों में हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज था। मुंबई में ऐसा नाम जिसने बड़े बड़े गैंगस्टर को एक तरह से चैलेंज कर दिया था। इवन इसने दाऊद इब्राहिम को भी चैलेंज कर दिया था एक समय में। हालांकि बाद में इसका एनकाउंटर कर दिया गया। असलियत ये थी कि दिलीप बुआ का बचपन अपराध से नहीं था, गरीबी और सड़क से शुरू हुआ था। लोकल रिकॉर्ड्स और पुराने लोगों की गवाहों को जो कहती हैं, वो गवाही कहती हैं, वो पहले छोटे मोटे झगड़े करता था और लोकल जो वहाँ के दबंग थे, लीडर के साथ मिलकर इसने काम करना शुरू किया। यहीं से उसने सीखा और डर कैसे पैदा किया था, और यहीं से डर से उसने राज करना शुरू कर दिया। बाद में दाऊद इब्राहिम के साथ ये जुड़ गया और दाऊद इब्राहिम से इसने सोचा कि मैं दिल्ली की, मुंबई की जो सड़कें हैं उनके ऊपर राज करूंगा। इसने माया के साथ मिलके वहाँ पूरे के पूरे एरिया में कब्जा करने सोचा और इसने दाऊद इब्राहिम को ही चैलेंज कर दिया। हालांकि बाद में बताते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी करके इसका एनकाउंटर में मार दिया गया। कहा जाता है कि उसका पहला जो बड़ा केस था एक खुली मारपीट नहीं थी, बल्कि एक जो पूरा कॉन्स्पायर्ड एक एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक मर्डर था। उस केस के बाद इलाके में इसका पूरा नाम जो था दिलीप बुआ एक बड़ा एक नाम बन चुका था, जो इंतजार करता रहता था कि सही वक्त आएगा और अपना वार करेगा। यही वजह थी कि पुलिस की फाइलों में उसके नाम के आगे शातिर अपराधी भी लगाया जाता था। इस समय आने पे बिल्कुल इतना आपको देखने पे जो मूवी बनी इसके ऊपर शूटर एंड लोखंड वाला, आप उसमें देखिए इसका रोल बिल्कुल ऐसा लगा बेवकूफ़ की तरह लगता है। लेकिन इतना खतरनाक था और इतना सनकी था, ये किसी को भी मारने से नहीं डरता। इवन इसने वहाँ पे जब एनकाउंटर हो रहा था इसका, तब भी इसने बहुत सारे पुलिस वालों का इसने मर्डर कर दिया था। ये कड़ी सच्चाई ये थी कि उस पर कई मामले दर्ज थे, धमकी, वसूली और हिंसा से जुड़े कई मामले उसके ऊपर दर्ज थे। लेकिन गवाहों का पलट जाना और डर का माहौल, कभी उसके खिलाफ कोई भी गवाही दे ही नहीं पाया। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ गलियों का नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरी का खिलाड़ी बन चुका था। आज आपने दिलीप बुआ का वो चेहरा और वो रिकॉर्ड्स मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन असली कहानी अभी अधूरी है दोस्तों। वो कैसे गैंगस्टर बना, लोग कौन लोग थे जो उसे बचा रहे थे, और कौन लोग थे जिनका जब उसके ऊपर से सर के ऊपर से हाथ उठा तो उसका एनकाउंटर हो गया। कानून में लिखा एक नाम जो हमेशा के लिए फाइलों में दफन हो गया, लेकिन आज भी उसका डर और खौफ मुंबई की गलियों में पैदा है। बस यही इंट्रोडक्शन है इसी दिलीप बुआ का। खून, तारीख और नाम, वो हकीकत जिसके सामने आने पे आज भी लोग डर के मारे कांप जाते हैं। आज हम उसी दिलीप बुआ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको दिलीप बुआ कैसे बड़ा हुआ, कैसे अब ग्रूम हुआ, कैसे क्राइम की दुनिया में आया और कैसे ये इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया कि इसे दाऊद इब्राहिम को चैलेंज कर दिया। और कल लास्ट में कैसे ये दाऊद इब्राहिम से जुड़ने के बाद इसकी दुश्मनी हुई और बाद में इसका एनकाउंटर भी इसी तरह से हुआ। तो ये इसकी कंट्रोवर्सी स्टोरी, इसकी सब बात करेंगे ऐसे क्राइम के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम दाऊद के साथ इसका रिश्ता कैसे हुआ और कैसे ये इनिशियली हम बात करेंगे इसका कैसे जन्म हुआ और कैसे आगे बढ़ा ये। तो अगर दिलीप बुआ की बात करें तो इसका बचपन गरीबी में बीता पूरा पूरा। घाटकोपर की एक एक चोल थी, उसमें दिलीप बुआ का बचपन निकला पूरा का पूरा। घर में गरीबी थी, बेरोजगारी थी। मोहल्ले में ही दादागिरी करने वाले इसके गुंडे रहते थे आसपास सारे। बुआ ने बचपन में ही ठान ली थी कि वो घुट घुट कर नहीं जिएगा। उसने एम बना लिया था कि इस गरीबी से उसको बाहर आना है। लेकिन उसने इस गरीबी से बाहर आने का कुछ और ही रास्ता सोच लिया था। उसने सोचा है कि अगर मैं जीऊँगा तो मैं आसपास के छोटे छोटे गुंडे आके धमकाते हैं घर पे और अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मैं एक समय पे मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा बनूंगा। उसने सोच लिया था अगर जीना है तो सिर उठा के जीऊँगा और इस शहर में जो भी सिर उठाएगा उसको मैं बंदूक की ताकत से उसका सिर नीचे झुका दूंगा। यहीं से वो अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। शुरुआत में दिलीप बुआ छोटे छोटे क्राइम करता है, छोटे छोटे झगड़े करता है और चोरी चकारी जैसे एक क्रिमिनल की लाइफ होती है।
इनिशियली ऐसे शुरू होते हैं, वो करता है, जल्दी वो पुलिस की फाइलों में एक बड़ा नाम बन जाता है। जो छोटे छोटे क्राइम थे वो रंगदारी में बदलने लगे थे, साथ ही वो अब लोगों से सुपारी। अब उसके अंदर का बेरहम जो एक चेहरा था, उसके अंदर जो राक्षस था, वो बाहर आने लगा था। उसके सामने जो भी आता था वो उसको मार देता था। ना तो वो डरता था किसी से, ना उसे खून से डर लगता था, ना किसी किसी को मारने से डर लगता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है अरुण गवली से। यहीं से इसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के दो हिस्से बटे हुए थे, एक दाऊद इब्राहिम का, एक दूसरी तरफ अरुण गवली। अरुण गवली के ऊपर भी एक हम स्टोरी बनाएंगे जल्दी, उसके बारे में बताएंगे कैसे उसका कैसे वो क्राइम की दुनिया जुड़ा, और बाद में फिर वो उसने पॉलिटिक्स में भी आने की कोशिश करी और जेल में भी गया, और बाद में पॉलिटिक्स से भी जुड़ गया वो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो कहानी किस तरह हुई कि दिलीप बुआ जो था वो अपनी एक मराठी पहचान रखता था। अरुण गवली बड़ा मराठी होने का बड़ा प्राउड फील करता था। तो उससे जाके दिलीप बुआ मिलता है और उससे जुड़ जाता है। गवली ने उसको जो पहला काम दिया, उसने बोला कि चलो मैं तुम्हारा ट्रायल करता हूँ, तुम्हें जाके हफ्ता वसूली करनी है मेरे नाम से। अब बुआ चुपचाप जाके एक कारोबारी के ऑफिस में जाता है और उसके पैरों में गोली मार आता है। अगले दिन जाके वो डर के बहुत, एक ऐसा वो कारोबारी था जिसको गवली भी काफ़ी टाइम से डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो व्यापारी डर ही नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि मुझे पुलिस बचा लेगी, अब मुझे बड़े लेवल का, मुझे दाऊद का मुझे एक प्रोटेक्शन मिली हुई है। लेकिन जैसे उसने गोली मारी उसके पैर में, उसके मन में खौफ बैठ गया और वो अगले दिन आके चुपचाप जाके अरुण गवली को सारे पैसे जाके हफ्ते के हफ्ता वसूली दे जाता है। अब गवली समझ गया था कि उसके हाथ में खजाना लग चुका है। जल्दी जो दिलीप बुआ था गवली का, बहुत ही जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला शूटर बन चुका था। लेकिन इसके बाद डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। वो कैसे होता है? ये जो बंदा था, ये जो बड़ा ही एम्बिशियस बंदा था, जो मैं इसकी बात करूँ दिलीप बुआ की, ये गवली के थ्रू दाऊद तक पहुंचा जाता था। इसने क्या करा, तो गवली के साथ गद्दारी कर दी और दाऊद के पास जाने के इसने क्या करा, एक बुआ को था, अपने आप को एक छोटा राजा नहीं समझता था। वो सोचता कि मेरे को मुंबई पर राज करना है। इसके लिए उसने सोचा कि मैं अब गवली जैसे हैं छोटे मोटे डोन, इनको नहीं चलूंगा, मैं अब बादशाह के पास जाऊंगा। बादशाह कौन था उसमें? मुंबई का वो अपने आप को समझता था दाऊद। दाऊद इब्राहिम को बहुत बड़ा नाम था। उसने गवली को छोड़ दिया और उसको एकदम से उसको एक साइड लाइन कर दिया, उसकी सारी बातें बता के जाके दाऊद बता दी, और यहीं से उसमें मुंबई में एक गैंगवार शुरू हो गया। अब दाऊद ने उसको अब टेक ओवर कर लिया, साथ ही साथ अब छोटे राजन के संपर्क में आ चुका था। कहते कि छोटा राजन के साथ इतना ज़्यादा उसका जुड़ाव था कि वो इतना आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट करता था। उसको लगता था कि मुंबई में अगर एक शूटर है तो वाकई में दिलीप बुआ है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसी वजह से बाद में जब इसका इनकाउंटर हुआ तो छोटा राजन ने स्पेशली फ़ोन करके बताते हैं कि पुलिस वालों को बोला जो उनके लिए काम कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए ये आदमी जिंदा बचना चाहिए, क्योंकि ये पूरे मुंबई को चला रहा है, ये ऐसा शार्प शूटर है, ऐसा शार्प शूटर हमें दोबारा मिलेगा नहीं। अब यहीं से गैंगवार की शुरुआत होती है। बुआ ने जहाँ जब पहले गवली के साथ जुड़ा हुआ था, अब उसी के लोगों को दाऊद के साथ मिलके उसी को लोगों को उसने मारना शुरू कर दिया। सतीश खेड़कर, अशोक जोशी, सबको इसने मार डाला। जो अपने समय के बड़े बड़े बदमाश थे उसने उनको सबको मार दिया। मुंबई की गलियों में इसने लाशें लाशें बिछानी शुरू कर दी थी। अब गवली का जो गैंग था डरने लगा इतना ज़्यादा कि वो, उनको लगता है दिलीप बुआ मिल गया तो वो जान से मार देगा। उन्होंने अपनी चोल से बाहर निकलना शुरू बंद कर दिया। और बुआ और माया डोयस की जोड़ी जो थी अब आतंक का दूसरा नाम बन चुकी थी। माया डोयस की मैं आपकी कहानी बताऊंगा कि कैसे ये लोग इनके साथ जुड़े और कैसे इनके ऊपर एक मूवी बनी थी शूट आउट एट लोखंडवाला। इसके बारे में एक अलग एपिसोड में बात करेंगे। तो माया डोयस भी इसमें का बहुत बड़ा फेमस, जो माया डोयस ने अपना एक बड़ा वर्चस्व बना लिया था इसमें अपना, तो वो अब माया डोयस से जुड़ जाता है। अब ये बिल्डर बॉलीवुड और जहाँ भी थे बड़े बड़े नेता के साथ ये रंगदारी मांगने लगे और उनको धमकाने लगे, उनसे सुपारी लेने लगे। वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते थे, महंगी महंगी शराबें पीते थे और अपनी ताकत को पूरी मुंबई की में इस तरह से दिखाता जैसे सबसे बड़े डॉन वो है। उनके मन में इतनी ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा ताकत पाने की हो गई कि अब वो दाऊद को भी चैलेंज करने लगे थे। उन्होंने एक मन बना लिया था कि हम जो मुंबई में किसी भी पठान जो है, जो भी पठान अगर कोई होगा तो हम उस डॉन को मार देंगे। उन्होंने ये स्ट्रेटजी बना ली थी। इसी के उसमें चल के एक बार उन्होंने कहीं बात करी कि अब मुंबई में चलेगा तो सिर्फ हमारा राज चलेगा, दाऊद का नहीं चलेगा। माया ने कहा कि मैं अब यहाँ का दाऊद इब्राहिम बनूंगा, और साथ में दिलीप बुआ भी उसका समर्थन करता है और ये कहते हैं कि मैं उसको अब दाऊद को हम साइड लाइन कर देंगे, अब मुंबई में हमारी चलेगी। ये बात कहीं ना कहीं दाऊद के पास कहीं से चली गई। अब दाऊद को लगने लगा ये मुझे टेक ओवर कर लेंगे, तो वो प्लानिंग बनाता है कि
अब इन्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब मैं इसके एनकाउंटर की स्टोरी बताऊंगा, कैसे इसका एनकाउंटर करवाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर था, पुलिस वालों ने जानबूझ के, एक टिप मिली थी उनको। कुछ बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम से वो टिप मिली थी, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दिलीप बुआ था किस तरह का ये क्रिमिनल था, इसने क्या क्या क्राइम करे थे, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना एक खतरनाक क्रिमिनल था। अब अगर हम क्राइम की बात करें, क्राइम की अगर हम बात करें तो दिलीप बुआ जो एक था, मुंबई में एक होटल और क्लब के बिजनेस से जुड़े हुए दो बिजनेसमैन थे, बड़े फेमस थे वहाँ पे उस समय, महेश और अरविंद ढोलकिया। दोनों भाई थे, उनका काफ़ी नाम चलता था मुंबई में और इनके पास काफ़ी पैसा था। लेकिन इनकी अमीरी इनके ऊपर हावी पड़ गई और ये अब दिलीप बुआ और अंडरवर्ल्ड के रडार पे आ चुका था। कहा जाता है कि दिलीप बुआ ने दिन दिहाड़े इन दोनों भाइयों से पहले सुपारी मांगी, जब उन्होंने मना कर दिया, प्रोटेक्शन मनी देने से मना कर दिया, इनको दिन दिहाड़े इनको भून दिया था। गोले के आवाज़ सुन के आसपास के सारे लोग इसके साथ जो जितने भी इसके बॉडीगार्ड थे उसको छोड़ के भाग गए। अब इनकी बॉडी जमीन पे लथपथ पड़ी थी, लेकिन इनको कोई बचाने वाला, इसने इतना खौफ पैदा कर दिया था कि इस लोगों को हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं था। इसी तरह एक बस स्टैंड पे भी इसने दो लड़कियों के साथ इसने एक ऐसी चीज़ करी कि जिससे मुंबई में खौफ पैदा हो गया। बांद्रा और भांडुप के हिस्से में एक बस स्टैंड पड़ता था, भांडुप बस स्टैंड। वहाँ पे दो लड़कियाँ दिलीप बुआ पे हंस हंस पड़ी। उसका लुक कुछ ऐसा था, मजाकिया सा लुक लगता था, कोई भी हंस देता था। उसको देख के लड़कियाँ वो हंस पड़ी। उनको पता नहीं था कि मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई, मतलब जिसको देख के मजाक सा लगने लग जाता है, उन्होंने इस तरह की चीज़ हल्के में ले लिया इसको, उसके ऊपर हंस पड़ी। बुआ गुस्से में पागल हो गया, उसने पिस्टल निकाली और उन दोनों के पैरों में गोलियां मार दी। तो गोलियों की आवाज़ सुन के लड़कियां इतनी बड़ी चीखी और पूरी भीड़ में दहशत पैदा हो गई। ये बताने के लिए काफ़ी था कि बुआ सिर्फ गोवा, मतलब एक तरह से गोली नहीं मारता, इनोसेंट पर्सन को भी मार सकता है। वो खाली बिल्डर की माफिया के नहीं रखता था। उसके दिमाग में था कि मुझे किसी को भी मार सकता हूँ। उसके लिए कोई मायने रखता था कि ये आम नागरिक है या फिर कोई एक बिल्डर है। अब एक और नाम इसने जो इसने बड़ा इसका जो हाई प्रोफाइल दिलीप बुआ के साथ जुड़ता है, जो इसका क्राइम था वो था कांजूर मार्ग पर एक खूनी हमला होता है, उसमें 5 लोगों की मौत होती है। 17 सितंबर 1989 की बात थी। कांजूर मार्ग एक इलाका है मुंबई में। यहाँ पे अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। निशाने पे एक आदमी था, अशोक जोशी का गैंग। अशोक जोशी कौन था? अशोक जोशी मुंबई में ही ऑपरेट करता था और एक बड़ा गैंग अरुण गवली से जुड़ा हुआ था। बुआ और माया डोलस की जोड़ी ने 5 लोगों को वहाँ पे दिन दहाड़े बाजार के बीच में मार दिया और वहाँ पे खून की नदियाँ बहा दी। पूरे मुंबई में अब एक ही नाम चल रहा था, माया डोलस और दिलीप का। लोगों को अब इन दोनों को लगने लगा था कि अब हम मुंबई के बड़े सबसे बड़े गैंगस्टर हैं, हमने कब्जा कर लिया और अब हम दाऊद की सत्ता को खत्म कर देंगे। इसी तरह अशोक जैसी गैंग के जो शूटर थे, इन्होंने एक एक करके सबका सफाया कर दिया। गवली से इन्होंने अब नाता तोड़ लिया था, दाऊद के इशारे पे काम कर रहे थे। और इसी तरह एक सतीश खेड़कर था, उन्होंने उसको भीड़ बड़े बाजार में उसको इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद इन्होंने एक मैसेज छोड़ा कि ये डी कंपनी का नाम है और अब उनसे जो भी पंगा लेगा वो मारा जाएगा। ये इसके जो मर्डर करने की टेक्निक्स थी, वो ये खाली मर्डर नहीं कर रहा था या प्रोटेक्शन बनने के लिए नहीं करता, अब ये खौफ बनाने के लिए काम कर रहा था। अब बिल्डर था, चाहे बॉलीवुड था, चाहे व्यापारी जो भी थे, इसके नाम से डरने लगे थे। बुआ और डोलस जो थे ये अब हत्यारे नहीं बन गए थे, अब बिजनेस चलाने लगे थे। किसका? खौफ का। खौफ के थ्रू ये लोगों से प्रोटेक्शन मनी लेते थे, उनको डराते थे, उनको प्रोटेक्शन भी देते थे कि अगर तुम्हें कोई मारेगा तो हमारी जिम्मेवारी है, हम ये कर रहे हैं। बिल्डरों को फ़ोन करते थे, करोड़ों की एक्सटॉर्शन मांगते थे ये। व्यापारी हो चाहे प्रोड्यूसर हो, बड़े बड़े एक्टर हो, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स बताए जाते हैं कि इसके संपर्क में आने के बाद उनसे इन्होंने रंगदारी मांगी। इवन बाद में ये सोचिए कि जिन लोगों से इन्होंने रंगदारी मांगी, बाद में इनके ऊपर ही बाद में एक मूवी बनी और इनके दिखाया गया किस तरह से ये इनका इनकाउंटर हुआ सूटे टाउन लोखंड वाला के नाम से। अब ये खाली नॉर्मल इंसान नहीं थे, इन्होंने सब किसी को ही अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने इवन पुलिस वाला भी अटैक करना शुरू कर दिया। इनके दिलीप बुआ जो था, खाली एक दुश्मनी नहीं लेता था, वो पुलिस वालों को भी गोलियां मार देता। अगर पुलिस वाला को इनको पकड़ने की कोशिश करता था, इनको चैलेंज करता था, तो अब दिलीप बुआ पुलिस वालों को ही खुलेआम गोली मारने लगा था। मुंबई की सड़कों पर खुलेआम एक लगने लगा था दिलीप बुआ जैसा गैंगस्टर है, अब वो किसी काबू के बाहर है। उसका मन जो करता था वो किसी पॉलिटिशियन को, किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन को, किसी बड़े बड़े एक्टर को धमकाता था और खुलेआम गोली चला रहा था। पुलिस कर्मियों के मन में खौफ बैठने लगा था। तब भी वहाँ की होम मिनिस्ट्री की एक मीटिंग होती है, बोलते हैं कि अगर आप इस तरह से क्राइम नहीं कंट्रोल किया
तो फिर तो पब्लिक के मन पूरी इमेज हमारी ख़राब हो जाएगी। इसी बीच में इनको एक ऐसी लीड मिल जाती है जिससे इस दिलीप बुआ के और माया डोलकस जो थे, इनके आतंक का एक खात्मे का एक रास्ता खुल जाता है। वहाँ पे एक मीटिंग होती है और बाद में बताया जाता है कि डी कंपनी जो है मैंने जैसे आपको बताया कि अब ये बड़े बन चुके थे और इन्होंने सोचा कि अब हम क्यों ना दाऊद इब्राहिम को अब चैलेंज करें। इन्होंने खुलेआम अब डी बोल दिया कि अब जो भी प्रोटेक्शन मनी देंगे हमें देंगे, अब दाऊद इब्राहिम का कोई हिस्सा नहीं है यहाँ पे। ये बात दाऊद इब्राहिम तक पहुँच चुकी थी। दाऊद इब्राहिम ने क्या करा कि उसने अपने कुछ उसके जानकार पुलिस वाले से बताते हैं कि उसने उनको जाके बोल दिया कि लीड दे दी कि ये दोनों यहाँ छुपे हुए हैं और इनको जाके मार दो। इन लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस वाले इनका एनकाउंटर कर देंगे। अब कहानी कहाँ इस पे टर्न लेती है, पुलिस वालों को बुरी तरह दबाव आ चुका था। चारों तरफ से मीडिया में हर जगह एक ही बात चली थी कि आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पब्लिक सुरक्षित नहीं है। तो पुलिस वालों ने भी अब मूड बना लिया था कि वो एनकाउंटर की राह पे चलेंगे। अगर इनको हैंडल करना है, अगर क्रिमिनल्स को, तो इनको एनकाउंटर के थ्रू इनको अगर हैंडल कर सकते हैं। अब पुलिस वालों ने एनकाउंटर की पूरी सोचा, गोली का जवाब हम गोली से देंगे। अब एक इसमें 2 ऑफिसर थे, मैं आपका नाम बताऊंगा इनके बाद में। इन ऑफिसर्स के बारे में मैं आपको एक अलग से इन पे स्टोरी बनाऊंगा कि इन्होंने किस तरह से पूरे मुंबई में क्राइम कैसे कंट्रोल किया था। एक थे ए खान, ये नाम याद रखना, और दूसरा नाम है विजय सालस्कर। ये दोनों अफसर को चुना गया कि अब आपको जाके एनकाउंटर करना है किसका, दिलीप बुआ और माया और उसके पूरे गैंग का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुखबरी पुलिस को मिल चुकी थी। अब तारीख तय हुई 15 नवंबर 1991 की। पुलिस को खबर मिली कि बुआ और जो माया डोलस थे, ये लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे एक फ्लैट नंबर 1 था A302, यहाँ पे ये दोनों छुपे हुए हैं, साथ में इनके साथी भी वहाँ छुपे हुए हैं। खान ने उसी रात मीटिंग कर ली और पूरा प्लान बन गया कि सुबह जब सूरज उगेगा तो मुंबई में से पूरे अंडरवर्ल्ड का खात्मा कर देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ खात्मा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दाऊद अब दिल्ली से मुंबई से जा चुका था, वो बाहर से ऑपरेट करता। मुंबई में जो ऑपरेट करने वाला सबसे मेन गैंग यही था, माया डोलस और ये दिलीप बुआ वाला। अब 16 नवंबर की सुबह होती है, 300 पुलिस वाले, अब 300 पुलिस वाले अलग अलग वो सिविल में जाते हैं। वो क्या करते हैं कि 300 पुलिस वाले की ड्यूटी लगाते हैं, कोई दूध वाला बन जाता है, कोई सब्जी वाला, कोई जॉगिंग करने के लिए। वो चारों तरफ से इनको पता नहीं चले इस तरह से आते हैं और पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं। छतों पर स्नाइपर लगाए थे इनके आसपास की छत पे जो इनका फ्लैट था, और हर गली में, हर नाके पे उनको सील कर दिया गया और लोगों को बिल्डिंगों से निकाल दिया गया। पहले ही अंदर से दिलीप जो बुआ था सिक्योरिटी कस निकालते खिड़की में आता है और देखता है कि उसको दिखता है कि सामने से तो राइफल कोई आदमी स्नाइपर लेके बैठा है। अब जोगर के हाथ में वॉकी टॉकी थी और जो अलग अलग रोल कर रहे थे, वो समझ चुका था कि अब ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये पुलिस वाले हैं। उसने तुरंत बताया कि पुलिस आ गई है। चारों तरफ जो उसके साथी थे उनको लग गया है कि अब मारे जाएंगे। कितने पास सारे पुलिस वाले उनको अंदाजा नहीं था। अब खान ने नीचे से जो लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करी, दिलीप बुआ और माया डोलस सरेंडर कर दो। उसको पता था कि ये लोग सरेंडर नहीं करेंगे, तो फिर भी बोलता है कि आप सरेंडर कर दो। लेकिन जवाब में इन लोगों ने, जिनको ये था कि थोड़े बहुत पुलिस वाले होंगे, हमेशा बच के निकल जाते थे, इन्होंने उठा के वहाँ से सामने से फायरिंग शुरू कर दी। अब पुलिस वालों को इसी चीज़ का इंतजार था, वो चाह ही रहे थे इस तरह का चीज़ और अब इनका एनकाउंटर करें। पुलिस वालों ने पूरी जो बिल्डिंग थी खाली करवा दी। इन्होंने चेक करने के लिए क्या करा कि इनके पास पहले जो ये माया और दिलीप थे, इनको लग गया था कि आज इनका एनकाउंटर हो सकता है। तो इन्होंने क्या करा, बिल्डिंग में से एक लड़का पकड़ा और बोले कि जाओ तुम बाहर जाओ और प्रिटेंड करना कि आप तुम्हारे साथी हो। इन्होंने ऊपर से आवाज़ लगाई और पुलिस वालों को बोला कि हम सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं। जैसे इन्होंने नीचे उस लड़के को भेजा, पुलिस वालों ने आपने देखा था तुरंत गोली चला दी और उस इनोसेंट पर्सन को भी मार दिया। ये लोग अब समझ चुके थे कि इनका एनकाउंटर तय है। अब इन्होंने सोच लिया कि अगर एनकाउंटर ही होना है तो पुलिस वालों को हम सामना करेंगे। इन्होंने ऊपर से AK-56 लेके पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये एक ऐसा एनकाउंटर था जो सबसे लंबा चला था मुंबई में। मतलब सोचिए, कुछ एक साथी, तो 4-5 साथी थे ये जो एक बिल्डिंग में थे, लेकिन इन्होंने पूरी मुंबई पुलिस को चैलेंज करते 300 पुलिस का जवान और बाद में और भी पुलिस फोर्स बनानी पड़ी थी। सोचिए किस तरह से पुलिस पर हावी थे और कितने खतरनाक क्रिमिनल्स थे ये। इन्होंने ऊपर से मुंबई में एक सबसे बड़ा लंबा एनकाउंटर चला, 6 घंटे की गोलीबारी हुई। इसमें करीब 1000 फायर जो बताते चले थे और पूरी मुंबई जो थी एक
खून में लग रहा था कि सारी बिल्डिंग के आसपास खून ही खून है और हर जगह गोलियां गोलियां थी। अब गोली की आवाज़ में जो चल रही थी, लोग डर के मारे जहाँ बिस्तरों में छुप गए थे, वहाँ पे ये जो माया और ये जो दिलीप था, इतने ज़्यादा खूंखार थे, ये खुलेआम अब खून की होली खेल रहे थे। ये एक एक करके पुलिस वालों को टारगेट करते। पुलिस वालों ने जब भी जाने की ऊपर कोशिश करी, इन्होंने ऊपर से ही फायर करनी शुरू कर दी है। जब कुछ पुलिस वाले हिम्मत करके ऊपर पहुंचे जैसे तैसे करके, तो माया और दिलीप ने क्या करा, एक सिलेंडर निकाला और सिलेंडर को ले जाकर पुलिस वालों के पास उसमें ब्लास्ट कर दिया। उस ब्लास्ट में कई पुलिस वाले उसी टाइम ऑन द स्पॉट मर गए। अब नीचे खड़े हो खान जो था, वो पुलिस ऑफिशियल था, जो उनका हायर समझ में आ चुका था इन क्रिमिनल्स को हम काबू नहीं कर पाएंगे, अगर इनको पकड़ना है तो अब इनको हमें बड़े स्ट्रिक्टर वे में इनको हैंडल करना पड़ेगा। तो वो नीचे से खान आधे से जब उसको लगता है कि 3-4 घंटे हो चुके हैं तो अब फ़ायदा नहीं है, ये नहीं काबू आएंगे, तो उन्होंने क्या करा, रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करने के लिए बोल दिया। ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर थे, वो दीवार में मारे गए और उसके बाद पूरे फ्लैट में धुआं और आग भर गई। अब खान ऊपर नीचे से बोलता है कि विजय सालस्कर की एक टीम थी, वो ऊपर जाती है और ऊपर जाके दरवाज़ा तोड़ती है और अंदर का नज़ारा देखती है, तो अंदर पूरा धुआं बारूद और सारा खून ही खून वहाँ पे होता। जब पुलिस वाले अब अंदर घुस गए तो उन्होंने एनकाउंटर करना शुरू किया, तो इसमें माया डोला उसके सारे साथी मारे गए और अंत में बुआ जो बचा हुआ था उसको इसकी इतनी ज़्यादा गोलियां लगी हुई थी, लेकिन लास्ट में भी इसने मरते मरते भी पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद जैसे ही टेबल के पीछे छुपा, बताते हैं जो छुपा या इसके आड़ ले ली इसने, तो पुलिस वाले इसको बताते हैं 1 दर्जन गोलियां इसको मारी थी। दिलीप बुआ और जो खुद को अपना बड़ा शिकारी समझता था, पुलिस का शिकार हो चुका था। 6 घंटे का लंबा एनकाउंटर मुंबई पुलिस का पूरा सबसे बड़ा इतिहास में ही हुआ था। लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि इतने बड़े जो क्रिमिनल्स थे, आखिर इनको जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस को कुछ बोलते हैं कि मुंबई पुलिस को ये डर था कि अगर हम इनको जिंदा पकड़ लिया, इनके पॉलिटिकल लिंक्स और इतने बड़े ऊपर से लिंक्स हैं। एक कहानी भी बताई जाती है कि इन्होंने किसी पॉलिटिशियन को भी फ़ोन किया था, बोला था कि अगर हम बचा लो, अगर बचा लिया, बड़ा पॉलिटिशियन बताते हैं वहाँ के, कि अगर हमें बचा लिया तो इतना पैसा देंगे, 100, 200, 500 करोड़ जितना दोगे उतना कहेंगे। सोचिए इनके पास कितना पैसा था। आज हम निकल गए तो फिर तुम्हारे लिए जो कहोगे वो काम कर देंगे, सरकार पलट देंगे यहाँ पे। तो मुंबई पुलिस को ये डर था कि अगर ये बाहर आ गए तो फिर एक बार ये पकड़े गए तो फिर वापस से ये अपनी पहुँच लगा के फिर बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये पुलिस वालों को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके पुलिस वालों की फैमिली को भी ये मार देंगे। तो ये बात उठी बाद में मीडिया में, क्योंकि मीडिया ने इसको लाइव एनकाउंटर को दिखाया, तो पता चला कि ये पूरा का पूरा एनकाउंटर बता रहे थे कि फर्जी था। इसके ऊपर बहुत बहस चली और ये बताया जाता था कि ये सारी की सारी कहानी जो बाहर बैठ के दाऊद इब्राहिम ने अपने वर्चस्व के लिए लड़ी थी और उसने दिलीप बुआ को मरवा दिया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस कहानी से कि हमें ये दिलीप बुआ कहाँ से स्टार्टिंग हुई और कहाँ से इसका अपग्रुपमेंट हुआ और कैसे इसका अंत हुआ। तो इस कहानी से हमें जो है दिलीप बुआ जैसे क्रिमिनल की एक लाइफ का सफ़र पता चलता है कि कैसे एक छोटी सी गरीब की चोल थी, उसमें उसने लाइफ बिताई, उसके बाद वहाँ से लेके अंडरवर्ल्ड के टॉप तक ये पहुँचा, लेकिन बाद में इसका अंत गोले से हुआ। इसने गोले से शुरुआत अपनी करी और गोलियों से ही इसका एंड हुआ। जिस गोली से लोगों में खौफ पैदा करता था, एक दिन इसी को मारा गया। और बताया जाता है इनकी लाश को भी खींच के पुलिस वाले पूरे के पूरे मुंबई में जानबूझ के इनको घुमाया गया ताकि लोगों के मन में खौफ निकाल दें। अब इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है कि जुर्म की जो रास्ते हैं वो बड़े मखमली लगते हैं, लेकिन एंड इनका बहुत ख़राब होता है। लास्ट में आपकी मौत ही होगी। और युवाओं के लिए एक चेतावनी है, अगर आप शॉर्टकट का रास्ता चुनोगे, अगर आपको लगता है कि आप दिलीप बुआ की तरह आप गैंगस्टर बनोगे और पूरे मुंबई पे या दिल्ली पे या कहीं भी आप पूरे इंडिया में कहीं भी राज करोगे, आपकी गलतफहमी है। जो आप क्राइम करोगे, क्राइम का रास्ता 2 ही निकलते हैं, या तो आप पुलिस वाले गोली से मरोगे, नहीं तो आपकी ज़िंदगी जेल में कटेगी। अब दिलीप बुआ एक ऐसा नाम जो खौफ का दूसरा नाम था, अब वो पुलिस की फाइल और क्राइम की दुनिया में दफन हो चुका है। वो सिर्फ एक कैरेक्टर बन के रह गया है। मुंबई जो सपनों का शहर था, वहाँ पे हमें लगता है कि बड़े बड़े सपने लेके आते, लेकिन ऐसे युवा जो है वो अपनी लाइफ पूरी की पूरी ख़राब कर बैठते हैं। आप अपराध की दुनिया में जो कदम रखते हैं वो इनिशियली बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो आपको अपराध की दुनिया को, आपकी और पूरी फैमिली को तबाह कर देंगे। दिलीप बुआ का जो शिकार थे वो गैंगस्टर नहीं बने थे खाली, वो निर्दोष उसमें मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, व्यापारी सब मारे गए उसकी गोली की वजह से। तो हम यही अंत में कहना चाहेंगे, जुल्म से हमें ताकत तो मिलती है,
लेकिन ये ताकत स्थायी नहीं होती। अगर हमें वाकई में अच्छा काम करना है तो हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए हमारे युवाओं को, और उस लाइन पे चल के अपग्रेडमेंट अपना करना चाहिए। अपनी पढ़ाई से जो हासिल कर सकते हैं वो कहीं से नहीं हासिल कर सकते। तो वही बात दोबारा से लास्ट में चलते चलते मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ कहीं भी हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या क्राइम को जो है उसको बढ़ावा देना नहीं है। कहीं भी हमारा ये नहीं कि युवा इससे इंस्टिगेट होकर आगे क्राइम करे। हमारा बस इसको बताने का ये मकसद है कि सोसाइटी में अवेयरनेस फैले और सोसाइटी को पता हो, युवाओं को पता हो कि ये क्राइम किस तरह से पैदा होता है। अगर इस तरह क्राइम करेंगे तो पुलिस की गोली या जेल आपका इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें ज़रूर बताइए कि अगला कोई करैक्टर ऐसा है जिस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप हमें ये भी बताइए कि आपको वीडियो में क्या हमें चेंजेस लाने चाहिए। तो हमें भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि आपको क्या, हमें कोई ऐसा फर्दर पर्सन कौन सा है जिसकी लाइफ में हमें स्टोरी बनानी चाहिए, और आपको हमारी स्टोरीज कैसे लग रही हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए ज़रूर। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत गौरव बने रहिए।